हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए। तो गाइस, आज का इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि व्हाट इज डेटा, राइट। एंड ये जो पार्ट है इस वीडियो का, बराबर, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज रहने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है अगर आपको डेटा साइंस सीखना है या डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में जाना है, क्योंकि आज की बहुत ही ट्रेंडिंग फील्ड मान सकते हो आप। बराबर, तो उसके लिए सबसे बेसिक वीडियो आज का ये वाला होने वाला है, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो प्लेलिस्ट है वो लास्ट तक फॉलो करिए। लास्ट में मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी देने वाला हूँ, बराबर। और इस वाले प्लेलिस्ट के लास्ट में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की प्लेलिस्ट के लास्ट में, मैं आपको एक प्रोजेक्ट जो आपको खुद बनाना रहेगा, ठीक है, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि आप एआई की मदद से कैसे इंटरेक्टिव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कैसे इंटरेक्टिव डेटा की जो शीट है वो कैसे बना सकते हैं, राइट। तो मेरे साथ इस प्लेलिस्ट में लंबे समय तक बने रही है, बस मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी। और आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, बस आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन में ही होना चाहिए। तो गाइज, आज अपन इस वाले वीडियो में, इससे पहले भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो प्लेलिस्ट है उसमें दो वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ, बट कुछ रीजन की वजह से मेरे को वो दो वीडियोस डिलीट करने पड़ गए, राइट। उसका मेन कारण यही है कि उसमें प्रॉपर जो कंटेंट है वो प्रॉपर कंटेंट मैं आपको नहीं दे पाया था। उसकी वजह से मेरे को वो दो वीडियोस डिलीट करने पड़ रहे हैं, मैंने डिलीट कर दिए है अपने चैनल से, बराबर है। और ये जो वीडियो है ये अब स्टार्टिंग ही हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, राइट। इसके बाद जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कर दूंगा, मतलब ये महीने, मतलब ऑलमोस्ट ये आप मान के चलो कि ये 40 दिन के अंदर, 40 डेज के अंदर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं ट्राई करूंगा कि हर एक दिन आपको एक नया वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर लूँ, राइट, ताकि आप उन वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पाए, कुछ ना कुछ समझ पाए, और कुछ ना कुछ अपने लाइफ में नए स्किल डेवलप कर सके अपने आप में, राइट। तो गाइज, इससे पहले मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। मैंने यहाँ पे फ्री वेबसाइट कैसे क्रिएट करें गूगल की मदद से, वो भी मैंने बना चुका हूँ, उस पर भी वीडियो, राइट। और उस पर भी अच्छा खासा आपने रिस्पॉन्स दिया हुआ है, राइट। और फिर मैंने यहाँ पे वर्डपैड पे भी वीडियो बना दिया है। वर्डपैड का कंप्लीट ट्यूटोरियल वन शॉट वीडियो भी बना दिया है। वन शॉट वीडियो में क्या है, मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट वो एप्लीकेशन जो है वर्डपैड, बराबर, वर्डपैड के बारे में आपको कंप्लीट वन शॉट वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ, राइट। आई होप आपने ये वाली वीडियो जो है वो चेक कर ली होगी, देख ली होगी। एंड अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इनका, तो वो डिटेल वीडियोस में भी आप यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाके भी हमारे चैनल पे डिटेल वीडियोस भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, पार्ट 1 पार्ट 2, ये सारे वीडियोस मैंने आपके लिए ही बनाए हुए हैं, ठीक है। नोटपैड पे भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। और आप लोग बोल रहे होगे कि यार ये कैसे बेसिक वीडियो बना रहा है, एडवांस वीडियोस कब आ गए। तो देखो ये गाइस, ये जो वीडियोस है जो वो उन लोगों के लिए है जो कि कंप्यूटर में, जस्ट कंप्यूटर की जो जर्नी है उनकी, वो जस्ट बिगिन कर रहे हैं। उनको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं, कैसे बेसिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, या उनको कुछ भी नहीं पता, उनके लिए वीडियोस है। बट ये जो सीरीज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज बिगिनर से लेके एडवांस तक कोई भी देख सकता है। एंड ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है अगर आपको डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स की जैसी फील्ड में जाने के लिए, ठीक है। तो गाइस, चलो आज का मतलब आपको आज का ये वीडियो समझ में आए ऐसे मैं आपको उम्मीद करता हूँ, और मैं अपना 100% आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा, राइट। बस आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे होना चाहिए, और मैं क्या बोल रहा हूँ बस आपको उसको समझने की कोशिश करनी है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। एंड गाइस, इस वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ टास्क देने वाला हूँ, वो आपको टास्क परफॉर्म करने हैं। वो जो टास्क हो गए वो 5 या तो 10 मिनट के ही हो गए, ठीक है। बस आपको 5 या 10 मिनट के टास्क को कंप्लीट करना है। एंड आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टास्क डन लिख देना है। जब आप वो टास्क को कंप्लीट कर लोगे तो आपको क्या लिखना है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है टास्क डन। बस आपका इतना ही टास्क रहेगा। जहाँ पे मैं आपको फाइल अपलोड करने के लिए बोलूंगा, तो आपको वहाँ पे फाइल भी अपलोड कर देनी है उस टास्क की, राइट। तो चलो गाइस, कम से कम टाइम लेते हुए, आपका ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हुए आपका इस वाले वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं ऑलरेडी, प्रिपेयर्ड नोट्स है, राइट। व्हाट इज डेटा, बराबर। आज का जो वीडियो रहेगा, सबसे पहला वीडियो, वो बेसिक इंट्रोडक्शन है डेटा के बारे में, डेटा क्या होता है, डेटा का इंपॉर्टेंस क्या होता है, बराबर। दूसरे वाले वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है, एंड वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। ये सारी वीडियोस की सीरीज बस इस वाली प्लेलिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की प्लेलिस्ट में आने वाले हैं बहुत जल्दी, राइट। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज डेटा।
बराबर। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, डेटा रिफर्स टू रो फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट दैट कैन बी कलेक्टेड एंड एनालाइज। मतलब डेटा का मतलब क्या होता है, जैसे कि सबसे पहली बात, अगर मैं लाइव एग्जांपल दूं आपको डेटा क्या होता है, तो जो जैसे कि जैसे कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ इस पीडीएफ के माध्यम से, बराबर। ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। तो डेटा का मतलब क्या हुआ, रो फैक्ट्स हो, फैक्ट। फैक्ट का मतलब तो बताइए, फैक्चुअल स्टेटमेंट, मतलब वो हो चुका है, वो स्टेटमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि सन राइजेस इन द ईस्ट, बराबर, तो ये क्या हुआ, एक फैक्ट हो गया, ठीक है, जो आपको पता है। कुछ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोगों ने, अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 12th में पढ़ रहे होंगे, 11th में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो उनको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने आते हैं, प्रैक्टिकल्स जिसको बोलते हैं, प्रैक्टिकल्स आपको आते होंगे 11th 12th में, बराबर। तो उनमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस लेने होते हैं। ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या, आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, और प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद कुछ मेजरमेंट्स लेते हो, कुछ ऑब्जर्वेशंस लेते हो, और उन ऑब्जर्वेशंस को आप कलेक्ट करते हो, उसको एनालाइज करते हो, और एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हो। तो बेसिकली यही आपका लाइव एग्जांपल है कि आप डेटा कैसे इस्तेमाल करते हो, राइट। और डेटा क्या होता है, तो डेटा मतलब रो फैक्ट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, मेजरमेंट हो गया, बराबर। अब जो डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, डेटा नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, इमेजेस के फॉर्म में भी हो सकता है, एंड मोर, बराबर। तो डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, राइट। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल्स की, जैसे 12th के स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो डेटा होता है वो कैसा डेटा होता है, मिक्स डेटा होता है। मतलब अगर वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ न्यूमेरिक डेटा भी होगा, बराबर, उनको कुछ ऑब्जर्वेशंस भी लिखने होते हैं, वो कौन सा डेटा होता है, वो टेक्सुअल डेटा हो गया, बराबर। और उनको कुछ इमेजेस भी क्या करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है उन प्रैक्टिकल की। जैसे कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनमें कुछ इमेजेस की भी आपको पिक्चर्स निकालने पड़ते हैं, तो वो क्या हो गया, एक इमेजियल डेटा हो गया, इमेजेस वाला डेटा हो गया, ठीक है। तो डेटा becomes more valuable when it is organized, processed, and interpreted to derive meaningful insights and make informed decisions, बराबर। अब देखो, जो डेटा है, बराबर, अगर वो रो डेटा होगा, रो मतलब, रो का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ रो वेजिटेबल, इसका मतलब क्या होता है, कच्चे वेजिटेबल्स, बराबर। रो का मतलब क्या होता है, कच्चा, बराबर। रो वेजिटेबल्स अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब क्या है, कच्चे वेजिटेबल्स, ठीक है। रो फ्रूट्स की बात करूँ मतलब कच्चे फ्रूट्स, बराबर। तो उसी तरीके से अगर मैं रो डेटा की बात करूँ, इसका मतलब क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसी का एग्जाम्पल लेता हूँ, एक स्टूडेंट है, वो अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहा है, ठीक है, तो उसमें जो वो ऑब्जर्वेशंस लेके आता है, जो मेजरमेंट्स लेके आता है, वो क्या होता है, एक रो डेटा होता है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइज डेटा नहीं होता, ठीक है। बट जब वो स्टूडेंट्स उस डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, मतलब एक फॉर्मेटिंग में वो डेटा को लेके आता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है, उसको समझता है, तब वो डेटा एक वैल्यूएबल डेटा बन जाता है। एंड वैल्यूएबल, देखो, आजकल मार्केट में बहुत सारे डेटा अवेलेबल है, ठीक है, वो चाहे बिजनेस रिलेटेड डेटा हो, चाहे फाइनेंस के रिलेटेड डेटा हो, बहुत सारे डेटा अवेलेबल है। उनमें से कुछ डेटा वैल्यूएबल डेटा होते हैं और कुछ डेटा नॉन वैल्यूएबल डेटा होते हैं। नॉन वैल्यूएबल डेटा का मतलब क्या होता है, वो डेटा ऐसे ही पड़े होते हैं, अनऑर्गेनाइज होते हैं, वेल फॉर्मेटेड डेटा नहीं होते, वेल प्रोसेस्ड डेटा नहीं होते, वेल इंटरप्रेटेड डेटा नहीं होते हैं। वो रो डेटा भी कह सकते हो उनको आप, ठीक है। और अनवैल्यूएबल डेटा, राइट। जो वैल्यूएबल डेटा होते हैं उनकी मार्केट में, आजकल की मार्केट में बहुत ही डिमांड है, ठीक है। तो वैल्यूएबल डेटा बहुत ही प्रीशियस है आजकल की मार्केट डिमांड को देखते हुए, ठीक है। और आगे भी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट डेटा प्लेज a crucial role for the following reason, बराबर। वेरियस फील्ड में जाओ तो डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, बिजनेस, बराबर। तो बिजनेस के अंदर डेटा एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने के लिए मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, उसको अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल से समझाऊं, तो मान लो एक कंपनी है, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी है, ठीक है। तो एप्पल कंपनी जो है वो अपने डिसीजंस कैसे लेती है, एप्पल जो कंपनी है वो क्या करती है, डेटा कलेक्ट करती है फ्रॉम इट्स कंज्यूमर्स। एप्पल के जो प्रोडक्ट के जो कंज्यूमर्स है, जो कस्टमर्स है, उनसे डेटा कलेक्ट करती है, चाहे वो डेटा फीडबैक के फॉर्म में कलेक्ट हुआ हो, मतलब वो क्या करते हैं, वो कंपनीज फीडबैक लेती रहती है कस्टमर से कि उनके बारे में, प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में फीडबैक लेती रहती है। वो इन शॉर्ट, फीडबैक लेने का मतलब क्या होता है कि वो कंपनी जो है उनके कस्टमर्स को समझती है। जब यहाँ पे लिखा हुआ डेटा इज एसेंशियल फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ऑब्वियसली बिजनेस में डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
राइट। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर, बराबर, कस्टमर का क्या बिहेवियर रहता है उनके प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर उनके प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना चाहता है, कैसे वो कैसे कितनी रेटिंग देता है उनके प्रोडक्ट को, बराबर, ये सारा डेटा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, जैसे अमेजोन है, बराबर, अगर आप कोई भी अमेजोन की वेबसाइट से कोई भी शॉपिंग करते हो, ठीक है, तो आपने मान लो कोई भी प्रोडक्ट लिया, मान लो आपने हाउस होल्ड का कोई भी प्रोडक्ट लिया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आपके बिहेवियर को, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या आगे प्रोडक्ट परचेज करने वाला है, तो उस बिहेवियर को वो क्या करते हैं, एक मशीन लर्निंग मॉडल की मदद से एक डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, एक समझने की कोशिश करते हैं, एक मॉडल तैयार करते हैं, ताकि आपका बिहेवियर, मतलब आप क्या नेक्स्ट चीज परचेस करोगे, या आपका इंटरेस्ट क्या है, कौन सी फील्ड में आप वो चीजें परचेस करने वाले हो, वो समझ लेते हैं वो बिजनेस वाले, ठीक है। एंड उसके हिसाब से आपको कई बार क्या होता है कि जैसे रिकमेंडेशन आते हैं आपको, ठीक है, कि आपने ये लिया है, कस्टमर वो बाय दिस ऑल्सो बॉट दिस, बराबर, मान लो आपने हाउस होल्ड का कोई भी एक चीज लिया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जो अमेजोन का जो सिस्टम है वो इतना पावरफुल है कि वो समझ जाता है कस्टमर की फ्यूचर नीड क्या होने वाली है, तो वो ऑलरेडी आपको क्या करने वो ऑलरेडी आपको क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आपने ये लिया है, तो जो कस्टमर ने ये चीज परचेस किया वो ये भी चीज परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके बिहेवियर से, आपके जो परचेसिंग बिहेवियर है, जो चीज आपको ज्यादा पसंद है और जो चीज आप परचेस कर रहे हो बार बार, उस बिहेवियर को वो समझते हैं, एंड उस बिहेवियर की मदद से वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाते हैं, मॉडल तैयार करते हैं, एंड इस मॉडल की मदद से आपको और अच्छे प्रोडक्ट्स दिखाने की कोशिश करते हैं, रिकमेंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटेल स्टोर में कलेक्ट सेल्स डेटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, एनालाइज कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड इन्वेंटरी लेवल्स अकॉर्डिंगली, बराबर, ये वो लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी आपको समझाया, ठीक है। फिर उसके बाद है रिसर्च करना, बराबर, इस रिसर्च के अंदर तो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा ही होता है, बराबर। डेटा रिसर्च, अब जैसे कोई मान लो पीएचडी कर रहा होता है, ठीक है, डॉक्टरेट की डिग्री जो लेता है, ठीक है, तो उसको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारे हाइपोथेसिस लिखना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारा रो डेटा चाहिए होता है, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम करना पड़ता है आपको, बराबर, उसको वेल फॉर्मेट करने का काम करना पड़ता है, जिससे कि जो डॉक्टरेट जो डिग्री लेने वाला होता है वो एक हाइपोथेसिस तैयार करे। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, एक डेटा की मदद से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, बराबर। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि आपने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला आपके एक्सपेरिमेंट से या आपके रिसर्च से, ठीक है, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है, आपने फाइनल क्या कंक्लूजन निकाला, एंड उस नॉलेज की मदद से वो नॉलेज कहाँ पाते हैं, आगे फर्दर यूज आने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, साइंटिफिक स्टडीज में रिसर्चर्स में कलेक्ट डेटा ऑन द इफेक्ट्स ऑफ अ न्यू मेडिटेशन ऑन पेशेंट्स हेल्थ आउटकम। जैसे इसका एक एग्जांपल और है, जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई पेशेंट है, ठीक है, वो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, अपना रिपोर्ट लेके, याद है कि डॉक्टर बोलता था कि आपको ये रिपोर्ट्स कराने पड़ेंगे, ये बॉडी चेकअप की रिपोर्ट्स करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पेशेंट जो है बॉडी चेकअप का रिपोर्ट्स लेके जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास इतना नॉलेज होता है उसके पास कि वो जो रिपोर्ट जो पेशेंट लेके गया है उसको समझ पाए, उसको सही तरीके से, वो जो रिपोर्ट होता है ना पेशेंट का, बराबर, मेडिकल हेल्थ रिपोर्ट होता है ना, वो कैसा होता है, वो एक आपका ऑर्गेनाइज डेटा होता है, वो एक वैल्यूएबल डेटा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से डॉक्टर उस रिपोर्ट को समझता है और उसके हिसाब से वो पेशेंट को क्योर करने की, मतलब उसको उसकी हेल्थ की कंडीशन को सुधारने की कोशिश करता है, ठीक है, बाय अप्लाइंग द राइट मेडिकल सिचुएशन, बाय अप्लाइंग द राइट मेडिकल मेडिसिन, बराबर, अच्छी राइट मेडिसिन, उसको सही दवाई देके उसको उसकी हेल्थ को सही करने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर मान लो जो पेशेंट है, बड़ा पेशेंट की रिपोर्ट में मान लो बहुत सारी गड़बड़ हो गई, ठीक है, जो रिपोर्ट करने वाला था, मतलब जो रिपोर्ट देने वाला था, मतलब जहाँ से आप रिपोर्ट निकालते हो किसी लेबोरेटरी से आपने मान लो रिपोर्ट करवाया, ठीक है, मान लो उसने कुछ गड़बड़ कर दी डेटा में, ठीक है, तो अब होगा क्या कि जरूरी नहीं है कि आपका डेटा हर वक्त सही हो, मतलब हर टाइम आपका डेटा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कई बार मिस डेटा भी हो सकता है, मिसप्लेस डेटा भी आ सकते हैं, मतलब गलत डेटा भी आ सकते हैं। अगर मान लो कहीं पे भी गलत डेटा आ गया तो उसका इफेक्ट भी बहुत गलत होगा। अब मान लो भाई उसका एग्जांपल दूं, अगर हेल्थ केयर की बात करूँ, मान लो पेशेंट ने अपना रिपोर्ट एक लेबोरेटरी से अपना हेल्थ रिपोर्ट, बराबर, एक लेबोरेटरी से निकलवाया, ठीक है, और मान लो उस लेबोरेटरी ने एक गलती कर दी, ठीक है, उसका रिपोर्ट निकालने में, ठीक है, अब इस गलती की जो इफेक्ट है वो उसके जो ट्रीटमेंट होगा, उस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होगा उस पे भी फर्क पड़ेगा,
ठीक है। तो एक राइट डेटा, एक वैल्यूएबल डेटा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसकी वजह से ये जो फील्ड है, साइबर सिक्योरिटी जैसी फील्ड है, जो क्रिप्टोग्राफी जैसी फील्ड है, वो आजकल इतनी बहुत ही डेवलप हो चुकी है टू सिक्योर द डेटा फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड अटैक या फ्रॉम ए मैलिशियस अटैक। बराबर। और फिर तीसरा जो यूज होता है डेटा का, जहाँ पे डेटा बहुत वाइडली यूज होता है, वो पर्सनल यूज के लिए। आप अपने खुद के यूज के लिए भी आप डेटा का इस्तेमाल करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप बैंकिंग के रिलेटेड मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो बैंकिंग इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द पर्सनल यूज ऑफ डेटा। बैंकिंग में बहुत ही डेटा का यूज होता है, बहुत वाइडली डेटा का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आप जाते हो अपने बैंक में बराबर मनी विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो इसके पहले आपके जो डिटेल्स है, ठीक है, वो बैंक में होनी जरूरी है। आपका जो डेटा है वो बैंक में होना जरूरी है। मान लो आपका बैंक में डेटा है ही नहीं, आपका बैंक में अकाउंट है ही नहीं, ठीक है। तो वो बैंक वाले आपको मनी विड्रॉ नहीं करने देगा, आपको मनी डिपॉजिट नहीं करने देंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिसीजन लेने में भी, फाइनेंशियल गोल के लिए भी आपको पर्सनल यूज डेटा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो डेटा है वो सिक्योर होना बहुत ही नेसेसरी है। अगर डेटा इंटीग्रिटी जो है, डेटा इंटीग्रिटी का रहना बहुत जरूरी है। बराबर। मान लो डेटा इंटीग्रेट ही नहीं हो पा रहा, मतलब डेटा जो पहले था, बराबर, मान लो अब डेटा करप्ट हो चुका है, डेटा सिक्योर नहीं रहा अभी, ठीक है, वो डेटा अटैक हो चुका है, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, ऐसे डेटा को कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो बस यही सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, आपको क्या करना है, बस आपको इसी वीडियो में आपको पता चल गया है कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, डेटा का वैल्यूएबल डेटा में कन्वर्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, उस डेटा को सिक्योर करना कितना इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज करना, प्रोसेस करना सही तरीके से। अगर आप प्रोसेस करोगे डेटा को, उसको सही तरीके से समझ पाओगे, उसका राइट मीनिंग समझ पाओगे, ठीक है, एंड आप उस डेटा को राइट तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। तो डेटा इंटीग्रिटी रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, डेटा चेंज हो गया आपका, ठीक है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दावत दे सकता है। ठीक है, तो बस आज के बाद इस वाले वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कम से कम टाइम देते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। ये सबसे पहला वीडियो ही है, बराबर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड ये जो नोट्स है, ये नोट्स की चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। ये नोट्स आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, ये नोट्स आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। बहुत ही वैल्यूएबल नोट्स है गाइस। ठीक है, तो चलो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ एक गाइस, हाँ गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को प्लीज को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और वो जो बेल आइकन वाला जो बटन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, एंड आप उस वीडियो से कुछ अच्छा वैल्यूएबल सीख पाओ, कुछ अच्छा वैल्यूएबल सीख पाओ। राइट, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करता हूँ। एंड गाइस प्लीज आप भी थोड़ा इंटरेक्शन दिखाइए। एंड आज का आपको जैसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आज आपको टास्क मिलने वाला है। आज आपका टास्क यही है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, हमारा जो कि हमारा सेकंड टॉपिक यही रहने वाला है कि कौन कौन से टाइप के डेटा, जैसे कि मैं इस वाले वीडियो में बता ही चुका हूँ कि बहुत सारे न्यूमेरिक डेटा होते हैं, टेक्सुअल डेटा होते हैं, इमेजेस वाले डेटा होते हैं। बट आज का आपका टास्क यही है कि आपको गूगल करना है, बराबर, आप चैट जीपीटी की मदद से भी फाइंड कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कौन कौन से अवेलेबल है। तो बस गाइस, आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।